दक्षिण के ज्यादा सभ्य इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच ग्रेट नॉर्दर्न फॉरेस्ट की जैसी साख थी। उसे देखते हुए कोई भी ये उम्मीद करेगा कि वो जगह एक बहुत बड़ा मौत का जाल होगी, जहां हर जानवर और पौधों का एक बड़ा हिस्सा हर मोड़ पर आपको मारने की कोशिश करेगा। जोरियन ने पाया कि सच इससे थोड़ा ज्यादा पेचीदा था। हाँ, ये सच था कि जंगल खतरनाक जीवों से भरा था, यहाँ तक कि हिरण भी काफी आक्रामक थे और उसके आने पर भागने के बजाय उन्होंने उसे एक दो बार सींग मारने की कोशिश की थी। लेकिन अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, तो अपनी जान को खतरे में डाले बिना पूरा दिन बिताना पूरी तरह मुमकिन था। माना कि जोरियन के पास उसकी माइंड सेंस के रूप में एक तरह का अनुचित फायदा था, जिससे वो कई खतरों को उसे पहचानने से पहले ही महसूस कर लेता था। इसके अलावा वो जिस इलाके में बार बार जा रहा था वो एक सीमावर्ती इलाका था, इसलिए दूर उत्तर के गहरे अनछुए जंगलों के मुकाबले इंसानों के लिए थोड़ा ज्यादा अनुकूल था। फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि एक काबिल आम इंसान भी बिना किसी परेशानी के जंगल से गुजर सकता है। एक जादूगर की तो बात ही छोड़िए, धत वो इस वक्त बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, जबकि उसके पास 1 महीने से भी कम का अनुभव था। आमतौर पर जोरियन बिना किसी की नज़र में आए जंगल से नहीं गुजरना चाहता था। यहाँ आने का पूरा मकसद ही लड़ाई का अनुभव हासिल करना था, इसलिए खतरे से बचना एक तरह से मकसद को भूलने जैसा था। हालांकि इस बार छिपकर घूमना लगभग ज़रूरी था। वो सच में एक ग्रे हंटर के लेवल के खतरे के आसपास भटकना नहीं चाहता था, और वो पक्का उस मॉन्स्टर को अपनी मौजूदगी की चेतावनी नहीं देना चाहता था कि वो उसके बिल के ठीक बगल में एक शोर शराबे वाली और दिखावटी लड़ाई लड़कर आ रहा है। उसने ग्रे हंटर के बिल के आसपास के इलाके का धीरे धीरे चक्कर लगाया, खतरों और खराब जमीन की जांच की जो उसे किसी खास दिशा में पीछे हटने की जरूरत पड़ने पर रोक सकती थी। कई जगहों पर उसने पेड़ों और उभरी हुई चट्टानों पर विस्फोटक निशानों के गुच्छे उकेरे। उसे शक था कि वे एक ग्रे हंटर को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए काफी ताकतवर थे, लेकिन वे उसे सुरक्षा के लिए वहां से टेलीपोर्ट होने के लिए कुछ सेकंड दे सकते थे। वो लगभग बिना किसी लड़ाई के बिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। शुक्र है कि मक्खी मच्छर जैसी उन 3 चीजों को मारना बहुत आसान था जिन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। वे बहुत अच्छे से जले, और इस लड़ाई ने उस राक्षसी मकड़ी का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त शोर नहीं मचाया। जोरियन ने ग्रे हंटर के बिल के करीब, लेकिन बहुत करीब नहीं, एक काफी ऊंचा पेड़ चुना और खुद को ऊपर की टहनियों तक हवा में उठाया और तुरंत अपनी दूरबीन निकाली, जिसे उसने इसी काम के लिए पहले जादू से तैयार किया था, और अपने लक्ष्य का अध्ययन करने लगा। वो जगह असल में काफी सुंदर थी। जंगल से घिरी एक छोटी पथरीली घाटी, जिसमें पत्थर के ऊपर एक दूसरे को काटती हुई कुछ सुंदर लकीरें थीं, और दरारों के बीच रणनीतिक रूप से उगे कुछ घास के गुच्छे थे। एक दीवार पर एक बिल्कुल गोल छेद था जो गुफा के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था। ये पूरी तरह से अंधेरा था, और हैरानी की बात यह थी कि इसमें कुछ खास नहीं और डरावना भी नहीं लग रहा था। अगर सिल्वर लेक ने उसे इसके बारे में नहीं बताया होता, तो पूरी संभावना थी कि अगर वो जोरियन कभी किसी रीस्टार्ट में इस जगह पर आ जाता तो वो इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता। कम से कम उस काल्पनिक रीस्टार्ट में ये उसकी आखिरी गलती होती, क्योंकि ग्रे हंटर्स कमाल के जंपर्स थे और उनके पास बहुत ही तेज रफ्तार थी। जोरियन किसी भी चीज की शर्त लगा सकता था कि उस गुफा के अंदर वाला जीव एक ही छलांग में गुफा के प्रवेश द्वार से घाटी के दूसरी तरफ कूद सकता था, और जोरियन के लिए समझने से पहले ही करीब आ सकता था। ग्रे हंटर बुनियादी तौर पर एक बहुत ही साधारण मॉन्स्टर था। ये एक वयस्क आदमी के आकार की सलेटी और बालों वाली मकड़ी थी, और साथ ही ये अविश्वसनीय रूप से तेज, ताकतवर, मजबूत और जादुई प्रतिरोधी थी। ये एक हेस्टेड मेड से भी तेज दौड़ सकती थी, अविश्वसनीय दूरियों तक कूद सकती थी, साधारण बंदूकों और निचले स्तर के हमलावर मंत्रों को ऐसे झटक देती थी जैसे बतख अपने ऊपर से पानी झटक देती है। ज्यादातर सीधे असर करने वाले मंत्रों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती थी और स्टील को भी काट सकती थी। और इसके पास एक बहुत ही खतरनाक जहर था, जो ज्यादातर जहरों की तरह शरीर के ऊतकों या नर्वस सिस्टम को खराब करने के बजाय एक जादूगर की अपनी मैना को आकार देने और नियंत्रित करने की क्षमता को पूरी तरह बिगाड़ देता था। एक बार काटने के बाद आप कुछ समय के लिए कोई भी जादू नहीं कर पाएंगे, और जहर को आपके शरीर से पूरी तरह बाहर निकलने में हफ्तों लग जाएंगे। जाहिर तौर पर यह एक तरह का जहर था जो खास तौर पर जादुई जीवों को मारने के लिए बना था, जो ग्रे हंटर का आम शिकार थे, लेकिन ये इंसानी जादूगरों के खिलाफ भी उतना ही असरदार था। बुनियादी तौर पर अगर आप अकेले किसी ग्रे हंटर के खिलाफ लड़ रहे थे और आपको काट लिया गया, तो समझो आपका काम तमाम हो गया।
ये चीजें उन बैटल मेजेस के पूरे समूहों को खत्म करने के लिए जानी जाती थीं, जिन्हें खास तौर से उनसे छुटकारा पाने के लिए भेजा जाता था। एक जाहिर तौर पर जानवर के स्तर के जीव के लिए ये काफी बड़ी बात थी। ज्यादातर बिना दिमाग वाले मॉन्स्टर्स, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उन्हें जाल में फंसाना इतना आसान होता था कि वो एक तैयार शिकार समूह के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा नहीं करते थे। बेशक सिल्वर लेक अपनी मदद की कीमत के रूप में चाहती थी कि वो उस जादूगरों को मारने वाली सुपर मकड़ी से भिड़े। अच्छी खबर ये थी कि उसने उसे मारने के लिए नहीं कहा था, जो जोरियन को लगा कि इस वक्त उसके बस की बाहर था। बुरी खबर ये थी कि उसकी गुजारिश उससे सिर्फ थोड़ी सी ही आसान थी। वो चाहती थी कि वो उस मादा ग्रे हंटर का सामना करे जो उस गुफा में रहती थी, जिसे वो अभी देख रहा था, और उसके कुछ अंडे चुरा ले। ग्रे हंटर्स का जीवन चक्र एक पूरी तरह से रहस्य था, क्योंकि उन्हें लड़ाई के बाद की रिपोर्ट और चीर फाड़ के अलावा किसी भी चीज के जरिए अध्ययन करने के लिए बहुत खतरनाक माना जाता था। लेकिन जोरियन शर्त लगा सकता था कि ग्रे हंटर माँ अपने बच्चों को लेकर बहुत रक्षात्मक होगी। एक अंडा हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता था। पूरी संभावना थी कि माँ किसी भी वजह से अपने अंडे की थैली से दूर जाने में हिचकिचाएगी, इसलिए बस कुछ अंडे चुराने का मौका देखना अव्यावहारिक या बेकार भी हो सकता था। जहाँ तक वो जानता था कि मादा ग्रे हंटर पूरे दिन अपने अंडे की थैली पर बैठी रहती होगी और बच्चों के निकलने तक अपने फैट भंडार पर जिंदा रहती होगी। जोरियन ने दूरबीन वापस अपने बैग में डाली और अपने साथ लाए गए नोटबुक्स में से एक में नोट्स लिखना शुरू किया। इस प्रक्रिया में बुरी तरह मारे बिना अंडे कैसे हासिल किए जाए, ये सवाल अंततः किसी और समय के लिए था। वो अभी यहाँ सिर्फ स्थिति का जायजा लेने आया था और ये देखने आया था कि ये काम मुमकिन भी है या नहीं। हालांकि वो इस झुर्रीदार बूढ़ी चुड़ैल के नामुमकिन मिशन को पूरा करके उसे गलत साबित करना चाहता था, लेकिन यहाँ मरना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसके पास समय की एक सीमा थी, एक लंबी समय सीमा, लेकिन बार बार मरना, क्योंकि उसने अपने लेवल से बहुत ऊपर के विरोधियों से लोहा लेने का फैसला किया था, एक अक्षम्य बर्बादी होगी। जल्दी खत्म हुआ हर रीस्टार्ट एक ऐसा रीस्टार्ट था जिसका वो उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर वो अंडे पाने का कोई ऐसा तरीका नहीं सोच पाया जिस पर उसे पूरा यकीन हो कि वो काम करेगा, तो वो उसे नहीं करेगा, और अगर वो कोई तरीका सोच भी ले तो वो उसे सिर्फ रीस्टार्ट के अंत के करीब ही आजमाएगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों का ही नुकसान उठाएगा। ठीक है, वो बुदबुदाया और नोटबुक को झटके से बंद कर दिया। चलो देखते हैं कि मेरा पाला किससे पड़ा है। सबसे पहले उसने मादा ग्रे हंटर का पता लगाने की कोशिश की कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो उस वक्त अपने बिल से बाहर तो नहीं थी। उसके पास जादुई खोज के जरिए खास तौर पर ग्रे हंटर्स को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था, और उसके पास ग्रे हंटर के शरीर का कोई हिस्सा भी नहीं था। लेकिन एक साधारण विशाल मकड़ी ढूंढने वाले लोकेटर स्पेल ने उसे सीधे गुफा की ओर इशारा किया। क्योंकि उस इलाके में रहने वाली विशाल मकड़ियों की अन्य दो किस्में, क्रमशः जायंट ट्री स्पाइडर और जायंट ट्रैपडोर स्पाइडर, गुफाओं में नहीं रहती थी, इसलिए नतीजा साफ था। फिर उसने मकड़ी को दूर से देखने की कोशिश की, जो तुरंत फेल हो गई। खैर, स्पेल टेक्निकली काम कर गया, लेकिन गुफा पूरी तरह अंधेरी थी। वहाँ कोई चमकते हुए क्रिस्टल्स या एम्बर मॉस नहीं थे, जो कभी कभी प्राकृतिक गुफाओं को रोशन करते हैं। बस एक साधारण गुफा थी, जो घने अंधेरे से भरी थी, जिसने सब कुछ छिपा रखा था। धत, उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। वापस शहर जाकर किताबें खंगालने के बजाय बिल का जायजा लेने के लिए एक जादुई मेल ढूंढने के लिए अपना दिमाग दौड़ाते हुए उसने दो अलग अलग स्पेल्स को मिलाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने आर्केन आई स्पेल किया, जिससे एक तैरती हुई एक्टोप्लाज्मिक पुतली बनी, जिसके जरिए वो दूर से देख सकता था। दूसरा, उसने रोशनी का एक गोला बनाया, जो काम के मामले में साधारण फ्लोटिंग लैंटर्न स्पेल जैसा ही था, सिवाय इसके कि उसने स्पेल के पैरामीटर्स को बदल दिया ताकि वो उसके बजाय एक्टोप्लाज्मिक आंख के पीछे पीछे चले। फिर उसने उस आंख को गुफा के अंदर भेजा, अपनी असली आंखें बंद कर लीं और अपनी दृष्टि को अपने रिमोट सेंसर से जोड़ दिया। इस बात की संभावना थी कि रोशनी ग्रे हंटर माँ को भड़का देगी, लेकिन उसे शक था कि वो सिर्फ उसी के लिए बाहर आकर उसका सामना करेगी, या उस मामले में वो उसे उसके पेड़ पर ढूंढ पाएगी। जैसा कि हुआ, ग्रे हंटर या तो उसकी तैरती हुई लालटेन से बहुत ज्यादा परेशान थी, या शायद उसने उसे शिकार मान लिया था कि आंख लालटेन के साथ गुफा के अंदर मुश्किल से पहुंची ही थी कि एक सलेटी धुंधला सा आकार उससे टकराया और जोरियन का होश झटके से वापस उसके शरीर में आ गया। नजर के अचानक बदलने से हैरानी में अपनी पलकें झपकाते हुए जोरियन ने देखा कि ग्रे हंटर गुफा से बाहर कूद रही है और किसी चीज की तलाश में इलाके में इधर उधर दौड़ रही है। मकड़ी को लगभग 10 सेकंड तक देखने के बाद जोरियन ने दो चीजों पर गौर किया। पहला, मादा ग्रे हंटर को पूरे दिन अपने अंडे की थैली पर बैठने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उसे अपने पेट के निचले हिस्से के ऊपर ले जा रही थी।
ये तो बहुत ही नाइंसाफी थी। उसने सिल्वर लेक के काम के बारे में जो कुछ भी कहा था कि ये उसे मारने से आसान है, सब वापस ले लिया। ये तो असल में कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ ग्रे हंटर की ठंडी लाश से ही अंडे हासिल कर सकता था, लेकिन उसे मारते समय ये सावधानी बरतनी होगी कि पक्का बहुत कमजोर अंडे की थैली को नुकसान न पहुंचे। दूसरी चीज जो उसने गौर की वो ये थी कि मकड़ी लगातार उसकी जगह के करीब आ रही थी। ये तुरंत पता नहीं चल रहा था। सीधे उसकी तरफ आने के बजाय मकड़ी एक सेकंड के लिए किसी भी रैंडम दिशा में तेजी से भागती, एक पल के लिए रुकती, जैसे खुद को फिर से दिशा दिखा रही हो, और फिर से किसी रैंडम दिखने वाली दिशा में भाग जाती। यही रुकने और भागने वाला तरीका हर सेकंड दोहराया जा रहा था, और हालांकि शुरुआत में उसकी हरकतें रैंडम लग रही थी, जोरियन ने डर के साथ नोट किया कि जैसे जैसे समय बीत रहा था वो लगातार उसके पेड़ के करीब आ रही थी। तो उस मर्डर मकड़ी के पास अब बहुत ज्यादा संवेदनशील इंद्रियां भी थी। ये तो सरासर बकवास थी। आखिर उसने उसे कैसे नोटिस कर लिया था? उसने तो अपने चारों ओर कुछ छरावरण वाले मंत्र और आवाज रोकने वाले वार्ड्स भी लगाए थे ताकि ऐसी चीजें ना हो। सच है वे मैना बचाने के लिए काफी कमजोर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए था। उसने माथे पर बल डाला। यही बात थी, है ना? ग्रे हंटर उसे वार्ड्स के जरिए ट्रैक कर रहा था। कहा जाता था कि उसका प्राकृतिक शिकार दूसरे जादुई जीव थे। उसके पास एक ऐसा जहर था जो खास तौर पर मैजिक का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। उसके पास शायद कोई जन्मजात जादुई समझ थी जो उसे लंगी दूरी से अपने शिकार को महसूस करने देती थी। उसे ग्रे हंटर से छिपाने के बजाय उसके द्वारा लगाए गए वार्ड्स उसे उसकी लोकेशन बता रहे थे। ये तथ्य कि वे बहुत कमजोर थे शायद इकलौती वजह थी कि उसने उसकी लोकेशन तुरंत नहीं जान ली थी, और इसके बजाय वो उसे ढूंढने की कोशिश में हर तरफ भटक रहा था। अगर ऐसा था तो वो मुसीबत में था। वो कुछ ना करे ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो मॉन्स्टर आखिरकार उसे ढूंढ ही लेगा। दूसरी ओर जैसे ही वो वहां से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता, उसकी लोकेशन लगभग निश्चित रूप से पूरी तरह से उजागर हो जाती। 10 सेकंड बाद मकड़ी के और भी करीब आने और कोई समाधान ना दिखने पर जोरियन ने फैसला किया कि उसे बस तेजी से काम करना होगा और अच्छे की उम्मीद करनी होगी। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए उसने जितनी तेजी से हो सके टेलीपोर्ट स्पेल पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि उसे डर था, ग्रे हंटर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही मंत्र का पहला शब्द उसके मुंह से निकला, मकड़ी उसकी ओर तेजी से बढ़ी और अपनी पिछली रुक रुक कर होने वाली अनिश्चित बढ़त को छोड़ दिया। जैसे ही वो उसकी ओर दौड़ी, वो उस विस्फोटक निशानों के गुच्छे यानी एक्सप्लोजिव ग्लिफ क्लस्टर से दूर मुड़ गई, जो जोरियन ने उसके रास्ते में एक चट्टान पर रखे थे। उसे किसी तरह उसके होने और काम करने का पता चल गया था और उसने खुद को हवा में एक तरफ उछाल दिया। वो पास के एक पेड़ के तने पर लंबवत उतरी और तुरंत फिर से किनारे की ओर उछल गई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए और हर छलांग के साथ ऊंचाई हासिल करते हुए, जब तक कि वो अंत में जोरियन की लोकेशन तक पहुंचने के लिए काफी करीब और ऊंची नहीं हो गई। जोरियन ने टेलीपोर्ट स्पेल पूरा किया और सही समय पर वहां से निकल गया। एक विशाल मकड़ी का हवा में तैरते हुए उसकी ओर आने का वो डरावना नजारा, जिसके अगले पैर फैले हुए थे और बड़े काले दांत हमला करने के लिए तैयार थे, आने वाले दिनों तक उसके बुरे सपनों में उसे डराता रहेगा। ग्रे हंटर के साथ उसकी उस जानलेवा भिड़ंत के बाद जोरियन ने सिल्वर लेक्स क्वेस्ट को अनिश्चित काल के लिए टालने का फैसला किया। आखिरकार केल ने मुमकिन मदद के लिए बहुत से दूसरे लोगों की लिस्ट दी थी, और शायद अगर वो किसी और रीस्टार्ट में उससे बात करे और फिर से कोशिश करे तो वो उसे कम आत्मघाती मिशन पर भेजेगी। हालांकि ये बहुत निराशाजनक था। ये सोचकर कि वो बुनियादी तौर पर एक बेवकूफ जानवर के द्वारा कितनी बुरी तरह से हारा गया था, उसे सियोरिया में उस आखिरी रीस्टार्ट की याद आ गई जब वो रेड रोब से अरानियन सेटलमेंट के खंडहरों में भिड़ा था। ये तथ्य कि ग्रे हंटर एक विशाल मकड़ी थी, बिल्कुल अरानिया की तरह, और भी असहज करने वाली समानताएं सामने ले आया। इस सच्चाई के बावजूद कि वो दिमागी तौर पर जानता था कि ऐसे जीव से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है और कि उसे वास्तव में जिंदा रहने पर खुश होना चाहिए, उसने खुद को अपनी प्रभावहीनता से बहुत परेशान पाया। उसने अगला दिन जायंट ट्रैपडोर स्पाइडर्स को ढूंढने में बिताया, जो साइज में ग्रे हंटर्स जैसे ही थी लेकिन भूरे रंग की थी और बहुत कम खतरनाक थी। उन्हें उनके बिलों से धुएं से बाहर निकाला और फिर उन्हें कई तरह के दर्दनाक तरीकों से मार डाला। उनकी आंखें और जहर की ग्रंथियां वेनम ग्लैंड्स विंटर वुल्फ की खाल से कहीं बेहतर बिकती थी। उसे ऐसा और भी अक्सर करना चाहिए। अभी भी कुछ खराब मूड में वो ये देखने निकला कि क्या केल का कोई दूसरा संपर्क उसकी मदद करने के काबिल और तैयार है। जब वो उस गांव में पहुंचा जहां उसका पहला उम्मीदवार रहता था और स्थानीय लोगों द्वारा उसे बताया गया कि उस आदमी को पिछले 2 महीने से नहीं देखा गया है, तो वो बेफिक्र था। वो आदमी एक रिटायर्ड जादूगर था जिसे फैमिलियर्स का बहुत शौक था। उसके पास 6 फैमिलियर्स और बड़ी संख्या में साधारण पालतू जानवर थे और वो हमेशा अपने चिड़ियाघर में एक और अनोखे जीव को जोड़ने की तलाश में रहता था। 2 महीने की अनुपस्थिति थोड़ी असामान्य थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि तुरंत खतरे की घंटी बजा दी जाए। लेकिन फिर दूसरी गायब होने की घटनाएं जमा होने लगी। वो बूढ़ी हर्बलिस्ट
महिला जो कभी कभी शाप भी हटाती थी बस गायब थी और उसके पड़ोसियों को कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गई। दो भाई जो सभ्यता से दूर अपने बनाए एक टावर में रहते थे और गुप्त रूप से सोल मैजिक का अध्ययन करते थे, अपने घर पर नहीं थे। उनके टावर का गेट टूटा हुआ था और अंदर से हर कीमती चीज लूट ली गई थी। पास के शहर का वो पुजारी जो अनडेड और उनसे लड़ने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए समर्पित था, 4 दिन पहले अपने घर में मरा हुआ पाया गया था। मौत की वजह अननोन थी। वो जवान था और उसे कोई चिकित्सीय समस्या या नशा नहीं था, इसलिए षड्यंत्र का शक था। ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक में माहिर एक एल्केमिस्ट को उसके गांव के बाहर असामान्य रूप से आक्रामक जंगली बुअरों के झुंड द्वारा फाड़ दिया गया था। और इसी तरह और भी। केवल पुजारी और एल्केमिस्ट की ही मौत की पुष्टि हुई थी। बाकी लोग अचानक बिजनेस ट्रिप पर चले गए थे या बस एक दिन गायब हो गए थे। और ये गायब होने की घटनाएं काफी बड़े इलाके में थी कि किसी ने भी उन्हें एक ही पैटर्न में जोड़कर नहीं देखा था। लेकिन जोरियन जानता था कि ये इत्तेफाक नहीं था। कोई जानबूझकर उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनके पास सोल मैजिक के बारे में किसी तरह की जानकारी थी। इकलौता सवाल ये था कि गायब हुए लोग मर चुके थे या बस किसी मकसद के लिए किडनैप किए गए थे। शुक्र है कि वो आखिरकार केल द्वारा बताए गए लोगों में से एक को ढूंढने में कामयाब हो गया। बदकिस्मती से वो आदमी असल में कोई सोल मैजिक नहीं जानता था। वानी सिर्फ एक विद्वान था और केल के अनुसार वो शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर सकता है जो ये जानता हो। शायद इकलौती दिक्कत ये थी कि वानी को बातें करना पसंद था। वो अपनी मर्जी से एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहता था और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद करने से मना कर देता था जो उसके साथ जरा भी बदतमीजी करे। इसलिए सलाह के लिए उसके पास जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बहुत धैर्यवान होना पड़ता और बार बार विषय से भटकने के लिए तैयार रहना पड़ता। जोरियन धैर्य रख सकता था। उसने उस आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया और वानी ने उसे तुरंत अंदर बुला लिया, जो घटती हुई हेयरलाइन वाला एक खुशमिजाज आदमी था और जिसे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी कि कोई उसके पास सलाह के लिए आया है। अंदर की जगह खचाखच भरी थी। वास्तव में यही इकलौता शब्द था जो वहां फिट आता था। घर का लगभग हर इंच बक्सों, अलमारियों और स्टैंड्स पर किताबों, छोटी बड़ी प्रतिमाओं, बोतलों में रखे गए पौधों और जानवरों, कांच के केस में छोटी मॉडल बिल्डिंगें और ऐसी ही दूसरी चीजें रखी थी। जहां दीवारें दिख रही थी वो आमतौर पर पेंटिंग्स और ड्राइंग से भरी हुई थी। जैसे ही वानी दोनों को अपने स्टडी रूम में ले गए, जोरियन की नजर एक विशेष रूप से बड़ी और असली दिखने वाली नग्न महिला की मूर्ति पर पड़ी, जिसके कुछ काफी भारी अंग थे। और उसने उस आदमी की ओर देखकर हैरानी से अपनी एक भौं ऊपर उठाई। ये एक उर्वरता की देवी जैसी चीज है। वो आदमी जल्दी से समझाने लगा, बस एक टेम्परेरी चीज है। मेरे एक दोस्त ने इसे मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए भेजा है और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कैसे होता है। दिलचस्प चीजें हैं। खैर, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो नौजवान। तुम वही हो जो पिछले कुछ समय से इस इलाके में सारे विंटर वुल्फ्स को मार रहे हो। क्या ये कोई समस्या है? जोरियन ने पूछा। समस्या? वो आदमी हंसा। बिल्कुल उल्टा। आखिरकार किसी ने इन भयानक जानवरों को थोड़ा कम करने के लिए कुछ तो किया। वे अभी तो बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन सर्दियां आते ही वे आक्रामक हो जाते हैं और यात्रियों और बाहरी बस्तियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ सर्दियों में कई बच्चे गायब हुए हैं और हर कोई जानता है कि शायद इसमें विंटर वुल्व्स ही शामिल हैं। कमबख्त चीजें हर बीतते साल के साथ और भी निडर होती जा रही हैं। तो फिर अभी तक किसी ने शिकार करने वाला ग्रुट क्यों नहीं बनाया? जोरियन ने पूछा। आखिरकार मेज गिल्ड की स्थापना तो मुख्य रूप से ऐसी स्थितियों का जवाब देने के लिए ही तो की गई थी। यहाँ सर्दियों में काफी भारी बर्फबारी होती है और पूरे शहर कभी कभी कई दिनों तक बाकी दुनिया से कट जाते हैं, इसलिए समय पर जवाब देना मुश्किल होता है। ज्यादातर समय किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई संकट था, जब तक कि कुछ दिन बीत ना जाए जब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वानी ने मेज पर अपनी उंगलियों को सोच विचार कर तपतपाया, जैसे किसी चीज पर विचार कर रहा हो, या कम से कम शिकारी और अधिकारी यही कहना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि वे बस सिल्वर वन से डरे हुए हैं। सिल्वर वन? जोरियन ने उत्सुकता से पूछा। ये एक अफवाह है। कुछ साल पहले जब विंटर वुल्व्स ने पहली बार उपद्रव मचाना शुरू किया था तो उन्हें बड़े पैमाने पर कम करने की कोशिश की गई थी और एक बड़ा शिकार ग्रुप बनाया गया था। उसका अंत बुरा हुआ। कहानियों के अनुसार कई विंटर वुल्फ झुंडों ने शिकारियों को जाल में फंसाने के लिए मिलकर काम किया, उन्हें छोटे समूहों में अलग कर दिया और फिर उन्हें एक एक करके हरा दिया। उन्होंने जंगली जानवरों के समूह के बजाय एक सेना की तरह काम किया और बचने वालों ने दावा किया कि उनका नेतृत्व एक चमकदार चांदी जैसी खाल वाले एक विशाल विंटर वुल्फ कर रहा था। सिल्वर वन, लीडरों का लीडर, किसी इंसान जितना समझदार और अपने छोटे भाइयों को इंसानों के खिलाफ भेजने की शक्ति वाला। एल्डेमार के मेज गिल्ड द्वारा इस विंटर वुल्फ को ढूंढने और खत्म करने की एक आधिकारिक कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, ना तो वो चांदी वाला भेड़िया और ना ही कई झुंडों के मिलकर काम करने का कोई सबूत। लेकिन बहुत से स्थानीय लोग अभी भी आश्वस्त हैं कि वो सच में है। वे कहते हैं कि जो कोई भी उन भेड़ियों के पीछे जाता है उसका सामना देर सवेर उससे हो ही जाता है। मैं समझ गया, जोरियन ने माथे पर बल डाला। और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये मुमकिन है, वैनी ने माना। हम एक पागल दुनिया में रहते हैं और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कुछ नामुमकिन है।
ये जंगल में किसी पागल मेज द्वारा किया गया कोई बेकाबू एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ये हार्ट ऑफ विंटर से निकलने वाली कोई नई प्रजाति हो सकती है। यहाँ तक कि ये कोई पॉलीमॉर्फ्ड मेज भी हो सकता है जो उन खून के प्यासे मॉन्स्टर्स को उन भयानक इंसानों से बचाने के लिए किसी सन की मुहिम पर निकला हो। मुझे बस इतना पता है कि मुझे खुशी है कि कोई यहाँ फैली इन डरावनी अफवाहों से नहीं डर रहा है। अगले 15 मिनट और बीत गए जब जाकर वैनी ने आखिरकार ये पूछने का फैसला किया कि जोरियन उसके पास किस काम से आया था। मुझे कैल ने भेजा है, जोरियन ने कहा, या यूं कहें कि उसने आपका नाम सलाह के एक मुमकिन सोर्स के रूप में दिया था। कैल, वैनी ने खुशी खुशी कहा। ओह, मुझे वो याद है। उसकी पत्नी और सास के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। वीपिंग बीमारी ने हमसे कई महान लोगों को छीन लिया। उसके पास अभी भी उसकी बेटी है ना? जोरियन ने सिर हिलाया। अच्छा है, बच्चे सबसे बड़ा खजाना होते हैं। उसे कहना कि मैंने ऐसा कहा है। उसने एक किताब लिखने में मेरी मदद की थी, क्या तुम्हें पता है? क्या उसने तुम्हें ये बताया था? जोरियन ने पुष्टि की। कैल में उसे चेतावनी दी थी कि वैनी थोड़ा घमंडी है और उसे अपनी किताबों पर चर्चा करना पसंद है और ये अच्छा होगा अगर वो 1 या 2 किताबें पढ़ ले। जोरियन ने ये सलाह मानी और उनमें से 2 किताबें पढ़ी। पहली किताब, जिसे लिखने में कैल ने इस इलाके के अलग अलग लोगों के अनुभवों को इकट्ठा करके उस आदमी की मदद की थी, वो इस इलाके के हालिया इतिहास के बारे में थी और ज्यादातर किस्सों का एक कलेक्शन थी, जिनमें से कुछ दिलचस्प और मजेदार थे और कुछ दिमाग थका देने वाले उबाऊ। अगर कैल की सलाह ना होती तो वो पहले चैप्टर से आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने उसे पढ़ा भी है और साथ ही एक और किताब भी। ओह, उसका टाइटल हिस्ट्री ऑफ प्री इकोसियन एल्ताजिया था, जोरियन ने कहा, ये सोचते हुए कि उस आदमी को सच बताएं या बस उसकी चापलूसी करें। उसने फिलहाल सच के साथ जाने का फैसला किया। मुझे ये कुछ हद तक दिलचस्प लगी, लेकिन मैं वास्तव में इसके बहुत सारे हिस्से से सहमत नहीं हूँ। मेरी मुख्य शिकायत यह है कि आप एल्ताजिया पर रहने वाले प्री इकोसियन कबीलों के बारे में ऐसे बात करते रहते हैं जैसे कि वे पूरी तरह से एक शून्य में रहते थे, जबकि हकीकत ये थी कि एल्ताजिया का पूरा दक्षिणी तट कम से कम 1000 साल पुराने इकोसियन कॉलोनियों और किलों से भरा हुआ था। इकोसियंस मुश्किल से ही एल्ताजिया के लिए इतने अजनबी थे जितना आपने अपने काम में उन्हें दिखाया है। लेकिन ऐतिहासिक सबूत साफ तौर पर दिखाते हैं कि उन तटीय राज्यों का सांस्कृतिक प्रभाव जमीन के अंदरूनी हिस्सों तक बहुत दूर तक नहीं फैला था। वैनी ने जीत वाले अंदाज में इशारा किया। ये बात पूरी तरह से सच हो सकती है, लेकिन इकोसियंस अधिकतर क्षेत्रों में एल्ताजियन कबीलों से तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा एडवांस थे और मुझे लगता है कि आप लोगों की संस्कृति पर साधारण तकनीकी प्रसार के प्रभाव को बहुत कम आंकते हैं। हाँ, इसमें शायद काफ़ी समय लगने वाला था। इसके लिए शुक्रिया, वैनी ने कहा। वे तब तक कई घंटों से बात कर रहे थे और वैनी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर हैरानी भरा खुश लग रहा था जो उसके नतीजों से असहमत था और उस बारे में बात करने के लिए तैयार था। जोरियन को यह भी पता चला कि वो आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने आधे दर्जन विश्वकोश रट लिए हों, क्योंकि वो कई तरह की छोटी मोटी जानकारियों का भंडार था। उस आदमी के नतीजों के बारे में वो जो भी सोचता, उसने साफ तौर पर उन्हें यूं ही मनगढ़ंत तरीके से नहीं बनाया था। काफ़ी समय हो गया है जब मेरी किसी के साथ इस तरह की चर्चा हुई हो। आमतौर पर जो लोग मुझसे बात करने के लिए तैयार होते हैं वे इतना नहीं जानते कि मुझे चुनौती दे सकें, और जो इतना जानते हैं उन्हें बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे सच में नहीं लगता कि मेरी राय का वजन आपकी राय के बराबर है। मैंने निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए रिसर्च का 100वां हिस्सा भी नहीं किया, जोरियन ने कहा। लोगों की थोड़ी मक्खनबाजी करने में कभी कोई बुराई नहीं होती, लेकिन मुझे वास्तव में अब आपका और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मैं सोल मैजिक के किसी एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए आपकी सलाह चाहता था। सोल मैजिक? उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। ये एक निजी मुद्दा है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। इतना कहना काफ़ी होगा कि मुझ पर किसी अज्ञात असर वाले सोल मैजिक स्पेल से हमला किया गया है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ जो ये पता लगा सके कि मेरे साथ वास्तव में क्या किया गया है और ख़ुद को भविष्य की ऐसी किसी भी घटना से कैसे बचाया जाए। वैनी ने बुदबुदाया। और कैल ने तुम्हें मेरे पास भेजा? आप उन लोगों की लिस्ट में थे जिन्होंने कहा था कि मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि आप इकलौते थे जिन्हें मैं वास्तव में ढूंढ पाया। बाकी लोग, ये बहुत परेशान करने वाला है। मुझे अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में बताने दीजिए। वैनी ने गायब होने की घटनाओं के बारे में जोरियन का विवरण बढ़ती हुई बेचैनी के साथ सुना और उन नामों और तथ्यों को कागज के एक टुकड़े पर लिख लिया जो जोरियन ने बताए थे। ये वास्तव में बहुत परेशान करने वाला है, वैनी सहमत हुआ जब जोरियन की बात पूरी हो गई। ये सोच
सोचना कि ऐसी चीज़ हो सकती है और किसी को इतने समय तक इसका एहसास भी ना हो, मैं इस मामले को उचित अधिकारियों के ध्यान में लाऊंगा। आप उस बारे में कोई चिंता ना करें। इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं आपके लिए किसकी सिफारिश कर सकता हूँ, जब इतने सारे साफ विकल्प अनुपलब्ध हो गए हैं। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दीजिए। 5 मिनट बाद वैनी एक समाधान सोचने में कामयाब हो गया। मुझे बताओ, उसने पूछा, तुम शिफ्टर्स के बारे में क्या जानते हो? कि वे ऐसे लोग हैं जिनके पास जानवरों में बदलने की काबिलियत होती है? जोरियन ने कोशिश की। शिफ्टर्स वे लोग होते हैं जिनकी 2 आत्माएं होती हैं। बहुत पहले शिफ्टर्स के पूर्वजों ने ऐसे अनुष्ठान किए थे जिन्होंने उनकी आत्माओं को उनके चुने हुए जानवरों की आत्माओं के साथ जोड़ दिया था, जैसे वे उन जानवरों का रूप ले सकते थे और यहाँ तक कि अपने इंसानी रूप में भी उन जानवरों की कुछ काबिलियतें हासिल कर सकते थे। ये मैजिक का बहुत ही पुराना रूप है जो इकोसियन के अल्ताजिया पर हमले से भी पहले का है। और मुझे ये कहते हुए दुख है कि ज्यादातर शिफ्टर कबीलों ने उन मूल अनुष्ठानों की जानकारी खो दी है जिनका उपयोग वे अपने जैसे लोगों को बनाने के लिए करते थे। इन दिनों उनकी संख्या विशुद्ध रूप से साधारण प्रजनन द्वारा बढ़ती है, जिसमें शिफ्टर्स के बच्चों को उनके माता पिता की दोहरी आत्मा विरासत में मिलती है। हालांकि ऐसे कबीले अस्तित्व में हैं जो आधुनिक युग में अनुष्ठान करने के लिए जरूरी रिचुअल मैजिक और सोल मैकेनिक्स की जानकारी रखते हैं। हालांकि ऐसी विशेषज्ञता का मकसद साधारण इंसानों को कबीले के नए सदस्यों में बदलना है, लेकिन ये आपके मुद्दे में मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से सामान्य है। मैं समझ गया। और मुझे ये शिफ्टर्स कहाँ मिलेंगे? जोरियन ने पूछा। वैनी ने बेबसी के अंदाज में हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। शिफ्टर कबीलों का, हम कह सकते हैं, सभ्य समुदायों के साथ एक मिला जुला इतिहास रहा है। वे शायद ही ढूंढे जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इस इलाके में भेड़ियों के शिफ्टर का एक काफ़ी ताकतवर कबीला रहता है, एक कबीला जिसके पास निश्चित रूप से वो विशेषज्ञता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनके लीडरशिप से मिलने के लिए आपको किससे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता है कि कबीले के लीडर ने अपनी बेटी को मैजिक के और ज़्यादा आधुनिक रूपों की शिक्षा लेने के लिए सियोरिया भेजा है। उसका नाम रेनी है, मुझे लगता है, लाल बालों वाली। मुझे बताया गया है कि वो काफ़ी खूबसूरत है। शायद आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जोरियन ने अपनी पलकें झपकाईं। रेनी एक भेड़िया शिफ्टर है? वाह! हाँ, अब जाकर उसने इस बारे में सोचा तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उस तरफ इशारा कर सकती थीं। क्या? आपने मुझे सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपके समय के लिए शुक्रिया। इसके बारे में मत सोचिए, वैनी मुस्कुराया। मेरे लिए बस कुछ और विंटर वुल्व्स को मार देना, बस यही मैं चाहता हूँ। क्या भेड़ियों के शिफ्टर का कबीला इतने सारे भेड़ियों को मारने के लिए मुझे एक तरह से नापसंद नहीं करेगा? वे भेड़िया शिफ्टर्स हैं, विंटर वुल्फ शिफ्टर्स नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वे एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। विंटर वुल्व्स अपने ज्यादा साधारण रिश्तेदारों को मारने और उनके इलाके पर कब्जा करने की आदत रखते हैं। जोरियन उसके बाद वहां से चला गया, इस बारे में अनिश्चित कि रीस्टार्ट में आगे कैसे बढ़ना है। इतनी जल्दी वापस आ गए? सिल्वर लेक ने उससे पूछा। जड़ी बूटियों के अपने बंडल से नजरें हटाए बिना उसे संबोधित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मकड़ी मम्मी अपने अंडे अपने पेट के नीचे ले जा रही है। ये काम नामुमकिन है। आपने मुझे ऐसी बेकार की दौड़ धूप पर क्यों भेजा? कैल ने कहा था कि आप सनकी हैं, लेकिन अंततः नुकसानदेह नहीं है। ये नुकसानदेह है, मैं लगभग मर ही जाता। अगर मुझे लगता कि तुम बिना सोचे समझे कूद पड़ने वाले और ऐसी किसी चीज से अपनी बेवकूफ जान गंवाने वाले किस्म के हो, तो मैं तुम्हें उस काम पर कभी नहीं भेजती। वैसे भी 1 हफ्ते से भी कम समय के बाद हार मान लेना थोड़ा जल्दबाजी नहीं है। मैं धैर्यवान हूँ। मैंने सालों इंतजार किया है। मैं निश्चित रूप से कुछ महीने और इंतजार कर सकती हूँ, जब तक कि तुम कोई रास्ता ना सोच लो। तुम एक होशियार लड़के हो, मुझे यकीन है कि तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। जोरियन ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर दिया। अचानक उसका तर्क उसे बहुत अधिक वाजिब लगने लगा। आखिर उसे ये नहीं पता था कि वो 1 महीने की समय सीमा पर है। जहां तक उसकी बात थी, उसे एक ऐसा काम देना जिसे पूरा करने में कई महीने लगेंगे, पूरी तरह से तर्कसंगत था। आखिर जल्दी कहाँ थी? जहां तक उस काम की जानलेवा बनावट की बात थी, जाहिर तौर पर उसे उसकी स्किल्स पर खुद से ज्यादा भरोसा था। क्या उसने सच में बहुत जल्दी हार मान ली थी? कुछ महीने बहुत देर हो जाएगी, उसने कहा। जो समर फेस्टिवल के बाद होता है वो मेरे लिए ना होने के बराबर है। सिल्वर लेक ने आखिरकार जड़ी बूटियों के ढेर के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दिया और उसे एक कड़ी नजर से देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए तेजी से चमकी। तुम मर नहीं रहे हो? कम से कम बीमारी से तो नहीं? क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है?
जोरियन हिचकिचाया, उसकी आंखों के सामने रेड रोब की तस्वीर नाचने लगी और उसने हाँ कहने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि सिल्वर लेक ने उसे बीच में ही टोक दिया। नहीं, वास्तव में नहीं। उसने अपनी जड़ी बूटियों पर वापस लौटते हुए कहा, तुम्हारा एक दुश्मन है, लेकिन फिर ऐसा किसके साथ नहीं होता। जोरियन ने चिड़न में लंबी सांस ली और उठ खड़ा हुआ, इससे पहले कि वो अपना आपा खो दे और उस पर हमला कर दे। वहां से चले जाने का फैसला किया। वैसे भी वो शायद उसे बुरी तरह हरा देती। हालांकि इससे पहले कि वो वहां से टेलीपोर्ट करता, उसे एक विचार आया। भाड़ में जाए, उसने सोचा, क्यों नहीं। काल्पनिक तौर पर कहें तो अगर आपसे कोई टाइम ट्रैवलर मिलने आए जो ये दावा करे कि वो आपके भविष्य के स्वरूप को जानता है, तो आप सबूत के तौर पर उससे क्या मांगेंगी। काल्पनिक तौर पर कहें तो, उसने कहा। उसका मुंह एक जालिम मुस्कान में फैल गया। मैं उसके लिए ग्रे हंटर एग सैक लाने को कहूंगी। हार मानकर अपने हाथ हवा में उछालते हुए जोरियन ख्न्याजोव द्वेरी में अपने सराय में वापस टेलीपोर्ट हो गया और उसके पीछे एक जालिम बुढ़िया के टहकहों की गूंज सुनाई दे रही थी। सराय के अपने कमरे में सुरक्षित बैठकर जोरियन बिस्तर पर बैठा उस राइफल के पुर्जे अलग कर रहा था जो उसने पहले खरीदी थी। ये सोचना थोड़ा मजेदार था कि उच्च स्तरीय युद्ध जादू के साधनों के मुकाबले एक बंदूक यानी फायरआर्म हासिल करना कितना आसान था, जबकि वे भी उतनी ही जानलेवा थी। यहाँ ख्न्याजोव द्वेरी में इन्हें हासिल करना और भी आसान था, जो जंगली इलाकों और उनके खतरों के बहुत करीब था। किसी भी मामले में वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और उससे भी जरूरी बात, उन पर जादू कैसे किया जा सकता है। बंदूकों पर जादू करना बहुत ही मुश्किल काम था। सभी दूरी वाले हथियारों की तरह उनके साथ भी यही समस्या थी कि आप डिवाइस को केवल ज्यादा सटीक और मजबूत बनाने के लिए जादू कर सकते थे, और अगर आप चाहते थे कि निशाना लगने पर गोली का कोई जादुई असर हो तो आपको खुद गोली पर जादू करना पड़ता था। बदकिस्मती से गोलियों पर जादू करना बहुत कठिन था, क्योंकि वे तीरों और क्रॉसबो बोल्स के मुकाबले बहुत छोटी होती थीं और आमतौर पर ऐसी सामग्रियों से बनी होती थीं जो जादुई तौर पर बिल्कुल अनुपयुक्त थीं। आप बंदूक के अंदर जाने के बाद गोली को छूकर उसमें माना भी नहीं डाल सकते थे। हालांकि शायद अगर वो ऑल्टरेशन के जरिए बंदूक में कुछ क्रिस्टल माना चैनल्स लगा दे तो। जब वो अपने सामने रखी डिवाइस का अध्ययन कर रहा था, जोरियन ने मन ही मन उस ग्रे हंटर को मारने के तरीकों पर विचार किया। उसका वास्तव में उनमें से किसी को आजमाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वे एक से बढ़कर एक नामुमकिन लग रहे थे, लेकिन अलग अलग स्थितियों के बारे में सोचने में कोई हर्ज नहीं था। ग्रे हंटर्स की कुछ जानी मानी कमजोरियां थीं। सबसे पहले, वे पूरी तरह से आमने सामने की लड़ाई वाले दुश्मन थे। अगर आप उन्हें खुद से दूर रख सकें तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। परेशानी ये थी कि वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में बहुत बहुत माहिर थे। दूसरी बात, वे आखिरकार सिर्फ जादुई जानवर ही थे, इसलिए उन्हें तैयार किए गए जाल और हत्या वाले इलाकों में काफी आसानी से फंसाया जा सकता था। यहाँ समस्या ये थी कि वे इतने तेज और सख्त थे कि शायद ऐसी किसी गलती के बाद भी जिंदा बच जाएं। जोरियन के साथ पहली भिड़ंत में उस ग्रे हंटर ने जो जादुई समझ दिखाई थी, वो शायद उसे इस तरह के साफ दिखने वाले जालों से बचने में भी मदद करती थी। वो उसे फंसाने के कई तरीके सोच सकता था, लेकिन उनमें से ज्यादातर के लिए मंत्रों की जानकारी जरूरी थी जो उसके पास नहीं थी। अगर उसे सिम्युलैक्रम बनाना और पोर्टल खोलना आता तो वो बस अपने सिम्युलैक्रम को चारे के रूप में अंदर भेज देता और फिर जहां उसने जाल बिछाया है वहां तक जाने वाला एक पोर्टल खोल देता। धत, सिर्फ सिम्युलैक्रम बनाना जानने से ही चीजें लाखों गुना आसान हो जाती, क्योंकि वो खुद को खतरे में डाले बिना अपने आइडियाज का टेस्ट कर सकता था। अगर उसे बड़े इलाके को बदलने वाले मंत्र आते होते तो वो बस उसे उसके बिल में बंद कर देता और उसके दम घुटने का इंतजार करता। अगर उसे भारी मात्रा में पानी को कंट्रोल करने वाले मंत्र आते होते तो शायद वो उसे डुबो सकता था, और इसी तरह और भी बहुत कुछ। उसने उस चीज को जहर देने या सुलाने या किसी ऐसे कीमियाई मिश्रण का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा जो उसे अपाहिज कर दे या मार डाले, लेकिन ऐसे जानवर को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कोई भी चीज बहुत ही प्रतिबंधित थी, बहुत दुर्लभ सामग्रियों से बनी थी और बहुत ज्यादा महंगी थी। वो ऐसी कोई चीज बनाना नहीं जानता था और व्यापार के जरिए इतनी कीमती और वर्जित चीज को हासिल नहीं कर सकता था। वो पशुत्व शक्ति का इस्तेमाल करके मकड़ी को हराने के लिए गोलम बना सकता था। चूंकि वे जादू से चलने वाली मशीनें थी, इसलिए उन पर जहर का कोई असर नहीं होता था और वे बहुत ताकतवर हो सकती थी, इतनी ताकतवर कि आमने सामने की लड़ाई में उस बेवकूफ मकड़ी को कुचल सके। बदकिस्मती से उसे गोलम बनाना नहीं आता था, कोई सामान्य गोलम नहीं, उस गोलम की तो बात ही छोड़ दें जो एक ग्रे हंटर का मुकाबला कर सके। गोलम बनाने की कला इतनी पेचीदा थी कि कई घराने इसमें महारत हासिल करने के लिए समर्पित थे, और ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे 1-2 हफ्तों में सीखा जा सके या 1-2 महीनों में भी नहीं। इसके अलावा अगर उसे इसे बनाना आता भी होता तो बनाने की प्रक्रिया में कम से कम 1 हफ्ता और शायद उससे भी ज्यादा समय लगता। इसके लिए एक खास वर्कशॉप की जरूरत होती और बहुत सारी महंगी सामग्री खर्च होती। वो काम आधा खत्म होने से
से पहले ही दिवालिया हो जाता, जो बात उसे वापस बंदूकों पर ले आई। आखिरकार जब उसके मंत्र फेल हो गए थे तो रिवॉल्वर ने रेड रोब के खिलाफ काफी अच्छा काम किया था। हालांकि ग्रे हंटर के खिलाफ कोई भी सामान्य बंदूक काम नहीं करती, उसे उससे कहीं ज्यादा मजबूत चीज चाहिए थी। बदकिस्मती से ऊंचे कैलिबर आमतौर पर मिलिट्री के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, और अगर वो उस रास्ते पर जाना चाहता तो उसे मिलिट्री बेस पर छापा मारकर एक बंदूक चुरानी पड़ती। उसका अंत बहुत बुरा हो सकता था। कौन जानता था कि मिलिट्री बेस में किस तरह की सुरक्षा होगी, और पकड़े जाना और मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा अलग अलग सच बोलने वाले सिरम पिलाकर पूछताछ करना लगभग उतना ही बुरा था जितना कि किसी दुश्मन माइंड मेज या नेक्रोमैंसर द्वारा पकड़े जाना। साथ ही उसे पूरा यकीन था कि उनके पास वैसे भी कुछ माइंड मेज और नेक्रोमैंसर काम पर रखे हुए थे। ओह, और अगर उसे ढीली ढाली सुरक्षा के नीचे कोई सही चीज मिल भी गई तो मामला ये था कि उसे फिर भी निश्चित रूप से जादू से लैस करना पड़ता, और वो इस वक्त एक सामान्य राइफल को भी प्रभावी ढंग से जादू से लैस करने का तरीका नहीं समझ पा रहा था। शायद इस रीस्टार्ट के अंत तक वो ऐसा कर भी नहीं पाएगा। उसके दरवाजे पर हुई एक दस्तक ने उसे उसकी सोच से जगाया, और उसने जल्दी से राइफल को उसके बॉक्स में रखा और बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसका राइफल रखना गैर कानूनी नहीं था, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता था कि जो कोई भी उसे ढूंढ रहा है वो उसे उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए देखे। उसने पक्का किया कि उसका सुरक्षा वाला ब्रेसलेट हाथ में है, बस सावधानी के लिए, और फिर दरवाजा खोला। वो गुरे था, जिससे जोरियन को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं थी। वो आदमी जोरियन द्वारा जंगल में इकट्ठा किए गए अलग अलग कीमियाई सामग्रियों और शरीर के हिस्सों को ईमानदारी से खरीद रहा था, और जब जोरियन कुछ पेचीदा पोशंस और जादुई सामान बनाने की जरूरत होती थी तो उसे अपनी वर्कशॉप का इस्तेमाल करने की परमिशन देता था। वो आदमी पहले ही जोरियन को कुछ जादुई सामान बनाने का कमीशन दे चुका था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि गुरे का आना एक और काम के सिलसिले में होगा। जैसा कि पता चला, गुरे के दिमाग में एक और तरह का सौदा था। जैसे ही औपचारिक बातें पूरी हुई वो सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को लूटने में मेरी मदद करो।